हाय, मैं नीलेश कुमार सिंह आपका हमारे इस चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे स्वागत करता हूं। और ये हमारा फाइनल क्लास है डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम को लेके। नंबर सिस्टम की ये 10वीं क्लास है। इसके बाद एक दो क्लासेज और आएंगी और उसके बाद हम नंबर सिस्टम को एंड करेंगे और फिर हम अगले पे बढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में आपको बता दूं, यूपीएससी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट पूरी मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए अगर आपने अभी तक इन क्लासेस को पूरी तरह से नहीं देखा है तो उसे देखो, कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे कंप्लीट नहीं करेंगे तो इन लेक्चर्स का आपके लिए कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। और मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। आज की जो क्लास है, यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किया है। एक फाइनल क्लास है। मैं आपको बताऊं, 2023 में जिस टाइम पे पूरा हाहाकार मचा हुआ था कि यूपीएससी ने बहुत ऐसा पेपर बनाया कि हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, 8 क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, पूरे 8 जो रिमाइंडर थ्योरम और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से इजीली सॉल्वेबल थे, जो मैंने पढ़ाया है। अगर आप इन चीज़ों को जानते होंगे, सही से आपने क्लासेस अटेंड किए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाएगा। और यही आपके लिए आज का मोटिवेशन है। इसीलिए आज कोई कहानी लेके नहीं आया हूं, क्योंकि अब कहानी रचने की बारी आपकी है और ये हम देखेंगे। और 8 क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं 8 क्वेश्चन का मतलब होता है 1/8/80, दैट इज 10% ऑफ द पेपर। मतलब 2023 का 10% ऑफ द पेपर सिर्फ इस डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे आप कर सकते थे। तो इसके लिए अभी तक अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम को ठीक से नहीं पढ़ा है और टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ा है तो कर लीजिए। ये भगा भगा के अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं, कहीं ना कहीं आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, मैं बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि वो भगाते हैं, मतलब 5-5 मिनट में, यार मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। देखिए, एक छोटी सी बात है, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है। आपको पता है, जो प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है या प्रेसिडेंट्स की मीटिंग होती है या डीएम्स की मीटिंग होती है, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। वहाँ पे सीरियस टॉक्स होती है। तो ये सीरियस टॉक्स हैं, आपके करियर से रिलेटेड हैं। अगर हम मूवी जैसी चीज़ों के लिए 2-2 घंटे 10-10 घंटे निकाल लेते हैं, तो क्या हम अपनी पढ़ाई के लिए हफ्ते में 3-4 घंटे नहीं निकाल सकते? बाकी आपकी चॉइस है, आपका करियर है। बट नंबर सिस्टम पे के बारे में आज हम बात करेंगे, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए मैंने PYQs उठाए हैं, ताकि आपको पता चले कि आप क्वेश्चंस किस तरीके से, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इफ R एंड S आर डिफरेंट इंटीजर, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि R और S दो इंटीजर्स हैं जो अलग अलग हैं और दोनों 5 से डिविजिबल हैं, दोनों 5 से डिविजिबल हैं, तो इसमें से कौन सा नेसेसरली ट्रू नहीं होगा? अब एक चीज समझ के देखना, मैंने आपको बताया भी था कि अगर दो नंबर्स हैं और किसी नंबर से वो डिविजिबल हैं, तो चाहे उनका सम हो चाहे डिफरेंस हो, ठीक है, वो उस नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा। अब एनीवेज उस चीज पे हटते, अगर R मुझे पता है दो इंटीजर्स हैं, R 5 से डिविजिबल है, तो मैं R को 5a लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या S को मैं 5b लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि R डिविजिबल था 5 से और S भी डिविजिबल था 5 से, ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मेरे को देखना, R माइनस S इज डिविजिबल बाई 5, R माइनस S इक्वल टू 5a माइनस 5b, 5 लूंगा, a माइनस b। अब ये जो भी नंबर होगा डेफिनेटली सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 से डिविजिबल है, तो ये तो हमेशा सत्य होगा। R इंटू एस इज डिविजिबल बाई 25। अब ये देखिए, R इंटू एस इज डिविजिबल बाई 25, तो इट मीन्स इट इज 5a इंटू 5b इक्वल टू 25ab। तो क्या ये डिविजिबल होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। R स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। R स्क्वायर, ये देखिए, R स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसका क्या मतलब है? R स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर, 5 जा 25, 25a स्क्वायर प्लस 5b मतलब 25b स्क्वायर। क्या ये डिविजिबल है 5 से? हाँ जी है। इनफैक्ट यहाँ पे 5 की जगह 25 भी देता तो भी आप बोलते हैं हाँ जी डिविजिबल होगा। अब R प्लस एस इज डिविजिबल बाई 10, R प्लस एस 5a प्लस 5b, इट इज इक्वल टू 5a प्लस b।
अब ये 10 से डिविजिबल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि a प्लस बी की वैल्यू या तो 2 हो या 2 का मल्टीपल हो। याद कीजिएगा 5 का डिविजिबिलिटी रूल और उसके बाद 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता था कि लास्ट डिजिट जो होगी 5 होगी या तो 0 होगी, और 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का जो डिजिट होगा तो 10 होगा या फिर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। याद आया? ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू या तो 2 हो या तो एक इवन नंबर हो। तो ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं, यहां पे नहीं दिया, ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये इसका जवाब नहीं होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि पूछा भी है नॉट नेसेसरली ट्रू, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। और इसी की जगह अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे देता कि इट इज डिविजिबल बाय 5, तो आप बिल्कुल कर देते थे हाँ भैया डिविजिबल बाय 5 है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सीसेट 2016 में ये बहुत ही आसान सा सवाल आया था जो आप आराम से कर सकते थे। इफ n इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1, अगर n एक होल नंबर ग्रेटर देन 1 है तो देन n स्क्वायर n माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ये CDS का सवाल है, अच्छा लगा था इसलिए उठा लिया था। अब देखो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जहां जो आपको सिंपली वैल्यू पुट करके देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं n के लिए एक जनरल लॉ दे रहा है कि भैया n स्क्वायर, इफ n इज अ होल नंबर एक से जो बड़ा है तो n स्क्वायर n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 ये हमेशा डिविजिबल होगा, तो सीधी सी बात है ये हमेशा सही होगा 2 के लिए, ये हमेशा सही होगा 3 के लिए, ये हमेशा सही होगा 4 के लिए, एटसेट्रा डॉट 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 डॉट। तो मैं अगर n की वैल्यू 2 रखता हूं तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3, इट इज इक्वल टू 12। n इक्वल टू 3 रखता हूं तो मैं पाता हूं कि दैट इज 3 3 जा 9 इंटू n स्क्वायर दैट इज 3 3 जा 9 माइनस 1 8 9 8 जा 72। अब एक चीज देखना, यहीं पे मैं रुक जाता हूं, मैं इसमें से देखता हूं कि इसमें 12 दिया 24 दिया, तो पहला जो नंबर निकल के आया था वो था 12, तो 24 तो 12 से ऐसे ही बड़ा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 12 से जो भी नंबर बड़े होंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका जवाब होगा जो सबसे छोटा वाला दिया हुआ है। मतलब वैल्यू पुट करके आप जवाब निकाल सकते हो। चेक करने के लिए 12, ये देखो 12 को डिवाइड कर रहा है 12 6 जा 72, तो यहां पे भी इजीली ये डिवाइड इसको कर रहा है 72 बाई 12 इट इज 6। तो यहां ये इस टाइप कई क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं वैल्यू पुट करके हो जाते हैं, आपको एक आदत डालनी पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। तो एक चीज ये देख लो कि क्या आपका जो ऑप्शंस दिया हुआ है इन ऑप्शंस के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। कई बार आप पाओगे कि आप ऑप्शंस के थ्रू भी इन क्वेश्चंस को कर लेते हो। अगला सवाल जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखो ये वाला सवाल, जैसे XYZ इज 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर है XYZ, जहां पे x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ये दिया हुआ है कि XYZ 3 का मल्टीपल नहीं है, इंटेंशनली दिया हुआ है, इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, देन XYZ प्लस YZX प्लस ZXY इज नॉट डिविजिबल बाई। आपको ये पता है, मैं नंबर सिस्टम में भी पढ़ा चुका हूं कि अगर सपोज एक नंबर दिया है 525, 523 मान लेते हैं 523, तो वी कैन ऑलवेज राइट इट एज 5 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3। इसमें कोई समस्या? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक 3 डिजिट नंबर लिखा हुआ है इस तरह से x y z, तो मैं इसको लिख के सकता हूं 100x प्लस 10y प्लस z। सिंपल, क्योंकि जो डिजिट जहां पे है और ये जो पोजीशन है ये इसकी प्लेस वैल्यू है, वो प्लेस वैल्यू डिजिट की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मेरे पास था, अब इसको मैं एक बार मिटा देता हूं ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस हो जाए, या फिर रहने देते हैं, क्या करेंगे मिटा के। ठीक है, अब मेरे पास था XYZ। XYZ का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 100x प्लस 10y प्लस z लिख सकता हूं। मेरे पास है अगला नंबर YZX, इसको मैं लिख सकता हूं 100y। अब देखो y से y ऐड करना पड़ेगा, तो आपको पता ही बेसिक इक्वेशन है कि आप y के नीचे ही लिखोगे। z की वैल्यू 10 वैल्यू है, प्लस 10z प्लस x की सिंगल वैल्यू। अब मेरे को अगर लिखना है ZXY,
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 100z प्लस 10x प्लस y। ठीक है, तो ये चीज मैं इसको लिख सकता हूं। अब मैं इसको अगर ऐड करूंगा, अब मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या निकल के आएगा, तो इसका एडिशन जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, इसके बारे में पूछा हुआ है, वो निकल के आएगा 111x प्लस 111y प्लस 111z, यानी कि ये निकल के आएगा 111 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और 111 का मतलब ये होता है, मुझे दिख रहा है ये 3 से डिविजिबल है, तो मैं 111 को क्या लिख सकता हूं, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं देखते कितना आता है, 3 3 जा 9, 21, 3 7 जा 21। मैं इसको लिख के सकता हूं इक्वल टू 3 इंटू 37 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये निकल के आता है मेरे पास इसकी फाइनल वैल्यू इस नंबर की। अब मेरा क्वेश्चन ये कहता है कि ये इससे डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा हमेशा, इसका मतलब ये, तो देखिए 3 इसका एक फैक्टर है, तो हाँ भैया होगा। क्या एक 9 से 9 से पहले 37 का डिस्कशन कर लेते हैं, क्या ये 37 से डिविजिबल होगा, तो भैया एक चीज आप देखो कि 37 के लिए अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका क्या एक फैक्टर है, बिल्कुल एक फैक्टर है, इससे भी डिविजिबल होगा। क्या ये XYZ से फैक्टर डिवाइड होगा, हाँ जी भैया दिया हुआ है XYZ से डिवाइड होगा। अब क्या ये 9 से डिवाइड होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहां पे एक चीज देखना, XYZ x प्लस वाई प्लस जेड, ये नंबर 9 से डिविजिबल तभी होता अगर इसमें, इसको हम किसी इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू 3a, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन मेरे को दिया हुआ इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो इसको मैं 3a के फॉर्म में कभी नहीं लिख पाऊंगा। तो इसका एक फैक्टर इतना तो जरूर लिखा हुआ है कि 3 तो नहीं होगा, तो ये इसके लिए इस पूरे फैक्टर में, इस पूरे इसके फैक्टराइजेशन में 3 नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। बहुत आसान सवाल था ये, बहुत प्यारा सवाल था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के इस तरीके के सवाल देखते तो हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों, मुसीबतें सभी की लाइफ में आती हैं, लेकिन उस समस्या से निकलना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक जुझारू व्यक्ति की पहचान होती है। तो ये समस्या थी, आप इसको अगर एक ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगला सवाल, एक 8 डिजिट नंबर है 42527446B। 8 डिजिट नंबर क्या है, 42527446B। ये रिमाइंडर देता है 0 जब ये 3 से डिविजिबल होगा। क्या देता है, ये रिमाइंडर देगा 0 जब ये 3 से डिविजिबल होगा। कितनी वैल्यूज b की पॉसिबल हैं? मुझे एक बात पता है कि कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है, जब उस नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होता है। तो मतलब 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b, ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर रिमाइंडर 0 देगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 2 6 11 12 13 20 24 30 30 + b लिख के आ गया। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन तो 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो मेरे को क्या चाहिए इस क्वेश्चन में कि मेरा ये 3, मेरा ये जो b का वैल्यू है वो कुछ ऐसा हो, जो भी वैल्यू हो वो 3 से डिविजिबल हो। यहां पे मैं वही डिजिट रख सकता हूं, तो वो कौन कौन से नंबर हैं, 0 3 6 9, यही सारे डिजिट्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। ना तो 2 है, ना तो 4 5 है, ना तो 7 8 है, केवल ये नंबर है जो मैं डिविजिबल है 3 से। तो इन नंबर्स को मैं यहां पे रख सकता हूं, तो फिर ये डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर 0 देगा। तो इसमें b की वैल्यू मेरे को जो भी वैल्यू मिले वो सिर्फ 4 वैल्यू मिल रही है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये CSET 2020 का सवाल है, प्यारा सवाल है ये। डिजिट n इज ग्रेटर देन 7। एक डिजिट n है जो 3 लिया हुआ है, एक n डिजिट है जो कि 3 से बड़ा है। ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ये कह रहा है कि 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल नहीं है। इसमें से कौन सा डिविजिबल होगा 4 से?
ये सीधा सीधा दिया हुआ n का वैल्यू। तो मैं कोई एक n की ऐसी वैल्यू सोचता हूं जो 3 से तो डिवाइड हो लेकिन 6 से ना हो। अब मैं देखना शुरू करता हूं, n की वैल्यू 3 से ऊपर लेनी है, यानी कि 3 का डिविजिबल कौन सा ले सकता हूं मैं। देखो 3 का डिविजिबल है, 3 से डिवाइड है, तो या तो n की वैल्यू 6 हो सकती है, 9, 12, 15, 18 हो सकती है, लेकिन ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है, ये भी दिया हुआ है। तो इसमें से ये ऑप्शन कट गया, ये पॉसिबल है, ये कट गया, ये पॉसिबल है, ये कट गया। तो मैं क्या करूंगा, अब देखता हूं, अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू ले लेता हूं n इक्वल टू 9, अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू लेके रख के देखता हूं और फिर चेक करता हूं कि 4 से डिविजिबल कौन सा है, तो 2n का वैल्यू क्या हो जाएगा 18, 4 से डिविजिबल है नहीं है। 3n का वैल्यू रख के देखता हूं, n की वैल्यू 9 है, 9 3 जा 27, क्या ये 4 से डिविजिबल है नहीं है। 2n प्लस 4, 2n प्लस 4, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, 9 2 जा 18 प्लस 4 22, क्या ये डिविजिबल है नहीं है। 9 2 जा 18 प्लस 4, ओके। 3n प्लस 1, 3n प्लस 1, 3 9 जा 27 प्लस 1 28, क्या ये 4 से डिविजिबल है, हाँ जी है, एक ही वैल्यू आया, ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपली कई क्वेश्चन आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, सिंपल दिमाग लगाना है आपको, ज़्यादा इतना मतलब एकदम हर जगह थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपकी बेसिक कैलकुलेशन से भी क्वेश्चंस को करेंगे, आसानी से हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन है, कंसीडर अ 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट। डिजिट्स का रिपीटिशन नहीं हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3। मेरे को एक 3 डिजिट नंबर कंसीडर करना है जिसमें डिजिट्स का रिपीटिशन नहीं है और 3 नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं, जो वो डिजिट्स कौन कौन से हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, तो 0, 3, 6, 9, लेकिन मेरे को बोल दिया नॉन जीरो, तो मैं 0 हटा देता हूं। लेट एस बी दियर सम। अब ये ऑल, अब वो डिजिट्स कौन कौन से बन सकते हैं, वो बन सकते हैं 3 इधर रख दूंगा, 6, 9, ये याद कीजिएगा मैंने बताया था नंबर्स बनाना कैसे है, पहले पे 3 ले लेंगे तो दूसरे पे 6 9 लिख सकते हैं या 9 6 लिख सकते हैं, एक सेट ये बन जाएगा। अब 6 को मैं अगर इधर ले आऊंगा तो मेरे पास बचा क्या, 3 और 9 बचा, तो मेरे पास 3 और 9 बचा, तो एक बार 3 को यहां रख दूंगा, एक बार 9 को यहां रख दूंगा, और एक बार 9 को यहां रख दूंगा, 3 को यहां रख दूंगा, और एक बार मैं 9 को यहां पे लेके आऊंगा तो 3 और 6 बचेगा, तो एक बार 3 को यहां रख दूंगा, 6 को यहां पे रख दूंगा, या फिर 9 6 3 ये हो जाएगा। ये मैंने सब डिस्कस किया हुआ है आपसे क्लासेस में, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो पहली क्लास देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। इसको मैं ऐड कर देता हूं, तो ये आ रहा है 27, नहीं 27 नहीं, वेट ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड कर लिया जाए, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ये 36 होगा, 39 प्लस 2 4296, ये 4296 निकल के आएगा। ये क्या निकल के आएगा 4296, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 9 6 15, 9 24, 27 और 6 36, 3 आया 39, ठीक है। अब 39, अब ये 36 है और 3, ये 3 आएगा 39, 3996। वेट अ सेकेंड, ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स बड़ी अच्छी बात नहीं है, ओके 39, तो ये 3996 निकल के आएगा। अब मेरे को ये देखना है कि s इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74, तो सीधा सा मैं 3996 को डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, किससे 74 से, चेक कर लेता हूं, अगर ये डिविजिबल हो रहा होगा तो भैया चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो 74 कितनी बार ले जाएं, 5 बार ले जाके देखें, 5 4 जा 20, 7 5 जा 35, 36 37, हाँ भैया कट रहा है 9 2 6। अब इसको मैं 4 बार लेके जाता हूँ,
4 4 जा 16, 4 7 जा 24, 29, 296, हाँ ये कट रहा है। तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74, हाँ जी भैया है डिविजिबल। इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, तो भैया सीधा सा है कि हमने इसका सम देख लिया 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 + 9 + 9 + 9, तो ये आएगा 27। जब ये 27 निकल के आएगा तो क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। ये निकल के आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आपने देखा कि जो भी हमने पढ़ा है वो बेकार का नहीं पढ़ा है, काम आ रहा है। अगर आप सही से करेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आप एक बार देख लीजिए, हम फिर अगला सवाल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, अरे वाह क्या सवाल है। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 1421, 1423, 1425 इज डिवाइडेड बाय 12? ये तो आप गलती से कतई मत छोड़ना। रिमाइंडर क्या होगा जब 1421 इंटू 1423 इंटू 1425 ये 12 से डिवाइड किया जाएगा। तो आपको याद होगा वो वही होगा जो इसको इससे डिवाइड करने के बाद आएगा, उसके मल्टीपल में जो आएगा। तो अगर मैं देखता हूं कि मैं 12 को 1421 से डिवाइड करता हूं, तो मैं 1421 से 12 को डिवाइड करके देखता हूं क्या आता है। ये मत गलती करना कि सब मल्टीप्लाई करने लग गए। 12 1 जा 12, ये आप डायरेक्टली वहाँ पे भी कर सकते हो, बट आप लोग की कैलकुलेशन क्योंकि कुछ बच्चों की समस्या होती है इसलिए मैं उसके लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। 22, 12 1 जा 12, 101, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 5 यहाँ पे आएगा 5, और ये इससे 2 बड़ा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 7, और ये इससे 4 बड़ा है तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 9, क्योंकि जाहिर सी बात है आप 2 एक्स्ट्रा जंप कर गए, नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट, इसलिए ये आएगा। फिर भी कन्फ्यूजन है, डिवाइड करके देख लो। तो मेरे को अगर रिमाइंडर चाहिए तो घुमा फिरा के मेरे को 5 × 7 × 9 बाई 12 इस टाइम पे जो रिमाइंडर आएगा मेरे को वो निकालना है। ठीक है, अब सीधा सा कैलकुलेशन है। अगर मेरे को इसको अपनी कैलकुलेशन आसान बनानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप कैंसिलेशन रूल याद करना। मेरे को दिख रहा है कॉमन फैक्टर है, तो इसको काटूंगा बचेगा 4, इसको काटूंगा बचेगा 3, लेकिन मेरे को ये ध्यान रखना है कि मैंने 3 से काटा था। ठीक है, अब उसके बाद मैं अगला स्टेप क्या करूँगा, 5/4 दैट इज़ 1, 7/4 रिमाइंडर कितना आएगा -1। मैं नेगेटिव रिमाइंडर ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बचा था 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा -1। तो -1 इंटू 1 दिस इज 1। ठीक है, तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 1। लेकिन मैंने काटा था, जो कैंसिल किया था वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 × 3 इक्वल टू 3। तो आंसर रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो 3 होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो पिछली क्लास एक बार देखनी पड़े, 2 बार देखनी पड़े, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसी का यूज है। बहुत इजी हो जाती है कैलकुलेशन अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम आ गया। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर कौन सा है जो 3 4 5 और 6 से जब डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 2 देता है हर केस में। अब देखो 2 चीजें हैं, इसका 2 तरीका आपको बता रहा हूं। पहला तरीका आपको दिमाग ही काम नहीं कर रहा और तुम्हारे पास टाइम तो है ही है, तो इन सारे नंबर्स में सबसे पहले छोटा लो और उस नंबर को इनसे डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर 2 दे रहा है कि नहीं। सारे नंबर से 1 बाय 1 देखना शुरू करो। 1012 से 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9। सबसे पहले छोटा लेना क्योंकि लीस्ट पूछा है ना, तो इनमें छोटे से बड़े की तरह बढ़ना। 3 3 जा 9 11, 3 3 जा 9 22, 3 7 जा 21। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, लेकिन हमारा रिमाइंडर 2 था, तो ये एटलीस्ट ये नहीं होगा। ठीक है, अब 1022 इसको डिवाइड करो, 3 3 जा 9 12, 3 4 जा 12, कट गया ये 2, तो ये रिमाइंडर बाद में फिर वो करोगे तो 0 करोगे तो ये 0 करके एक 2 कर दोगे। तो मेरे को मिला यहाँ पे 2 रिमाइंडर है, तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि 1022 हो सकता है। तो अगर ये 1022 3 के केस में हो रहा है तो मैं इसको चेक करूंगा 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी, और मैं पाऊंगा कि चेक कर लूंगा कि ये सब में रिमाइंडर 2 दे रहा है कि नहीं। अगर दे रहा है तो ये मेरा जवाब है, और अगर नहीं दे रहा होगा तो ये मेरा जवाब नहीं होगा।
ठीक है, तो 3 से चेक कर लिया, अब 4 से चेक करते हैं। तो 1022 को आप 4 से करेंगे तो आप रिमाइंडर आपको 2 ही मिलने वाला है। 5 से करेंगे 1022 तो आपको पता है 1020 डिविजिबल है 5 से, तो तब भी रिमाइंडर 2 ही देगा। और 1022 को अगर 6 से करना है तो 6 1 जा 6 42, 6 7 जा 42, तो रिमाइंडर 2 देगा। तो आपका ये जवाब होगा। ये तो एक तरीका हुआ सॉल्यूशन से आंसर निकाल लेना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेथड नहीं आता, तो आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। मतलब यहां पे चीजें देख के, मतलब ऑप्शंस में से आप कर सकते हो। ये एक तरीका हुआ। बट हम लोग थोड़े मैथमेटिकल आदमी हैं तो हमें दूसरा तरीका भी पता होना चाहिए। आप बोलो नहीं सर मैं तो मेथड से ही करूंगा, तो मैं बोला ठीक है आ जाओ यार मेथड से कर लेते हैं। मेरे को एक पता था कि भाई एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट था कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, लीस्ट पूछा है, तो पहले तो मैं एलसीएम निकाल लेता हूं। 3 4 5 और 6 का, इसका एलसीएम होगा 3 2 जा 2 5 1, तो 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 60। इसका एलसीएम पहली बात तो 60 होगा। और मैंने आपको बताया था अगर 60 इससे डिविजिबल है तो 60 का हर एक मल्टीपल इन नंबर से डिविजिबल है। तो मैं सबसे पहले वो निकालता हूं, इसके बाद कि 60 का कौन सा मल्टीपल, 16 6 जा 96। मेरे को एक बात पता है, इसका मतलब 960 भी एक ऐसा नंबर है जो इससे डिविजिबल होगा इन नंबर से। मतलब 3 से डिविजिबल होगा, 4 से होगा, 5 से 6 से होगा। अब इसके बाद अगला नंबर जो डिविजिबल होगा वो होगा 960 प्लस 60, दैट इज 1022 और 1020। और चूंकि 2 रिमाइंडर दे रहा है हर एक केस में तो +2 कर दूंगा, मतलब 1022। ये बेसिक्स थे जो हमने रिमाइंडर जो एलसीएम करते समय किया था। ये वही क्वेश्चन है, अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप पिछली क्लास जरूर देखना। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा इसमें क्योंकि ये हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। What is the smallest number greater than 1000? Smallest number greater than 1000 which when divided by any of the number leaves the remainder of 3. जस्ट अभी डिस्कस किया, सिमिलर क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करके चेक कर लो, ठीक है, या तो एलसीएम निकाल के चेक कर लो। तो ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप इसको करना और इसमें कोई समस्या आएगी तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। ये आप अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो ना तो इसका देखो यार सीधा सा मतलब है कि आपने क्लासेस ठीक से की ही नहीं है, आपने वीडियो नहीं समझा है, पिछले जो एलसीएम के क्लासेस है वो नहीं लिए हैं। इसका सीधा सा है, आप एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद जो लीस्ट नंबर होगा उसमें से वो जो रिमाइंडर है वो ऐड कर देंगे। इसका सीधा सा जवाब है। और इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 1083 निकल के आएगा। तो आप इसे एक बार नोट देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये आपका टास्क है, आपका क्या जवाब निकल के आ रहा है ये आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। अब आ जाओ अगले सवाल पे। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ये एक 1261 से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे 94 गुणे 95 गुणे 96 गुणे 97 इंटू 98 इंटू 99। अगर ये डिवाइड हो रहा है किससे? 1261 से, तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? मैं 1261 को इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, फिर मैं निकालता हूं कि रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो 1261 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से है, 7 on the 7 56, 7 is 56 नहीं है, 8 9 नहीं है, 11 6 1 7 नहीं, 13 9 जा 117 बचेगा 9, हाँ 13 से है। ओके, मैं 13 से डिवाइड करता हूँ, 13 9 जा 117, 91, 13 6 जा 70, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 97 लिख सकता हूँ। अब मेरे को पता है कि 13 7 जा 91 है, तो ये वाला एक फैक्टर इससे कट रहा है और 97 प्राइम फैक्टर है जो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो पूरा का पूरा जो आपका डिनोमिनेटर है
वो न्यूमरेटर का फैक्टर है। और ऐसे केस में जब डिनोमिनेटर आपके न्यूमरेटर का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो इसकी कैलकुलेशन करने मत लग जाना। एक रूल आपको पता ही है, मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। अगर पूरा का पूरा डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है इस तरीके से कि वो सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं आपके न्यूमरेटर में और सारे फैक्टर्स कट रहे हैं, तो आपका रिमाइंडर 0 होगा। इसका सीधा आंसर डी आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 इज डिवाइडेड बाई 100? ये रिमाइंडर क्या होगा जब ये डिविजिबल होगा 100 से। ठीक है, तो एक मैं अब इसमें देखता हूं कि भाई इसको मैं काटना शुरू करता हूं। और कैंसिलेशन रूल याद रखना, 5 20 जा, 5 7 जा, मैंने काटा 5। ठीक है, 2 10 जा, 2 31 जा, मैंने काटा 2 से। 5 2 जा, 15 5 जा 75। ठीक, मैंने काटा 5 से। तो मैंने ये काट दिया, बचा 2। अब मेरे को सारे ऊपर और दिख रहे हैं। अब मैं इसका रिमाइंडर इसमें से निकालता हूं कि क्या निकल के आता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 2 से 51 से 2 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 27 से करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 7 से करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 31 से रिमाइंडर 1 आएगा। 15 से रिमाइंडर 1 आएगा। सब मल्टीप्लाई करोगे रिमाइंडर आ जाएगा 1। लेकिन ये तो हमने कैंसिल किया था, तो जो भी कैंसिल होगा कैंसिलेशन रूल मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो 5 5 या 25 इंटू 2 50। तो रिमाइंडर पूरा ओवरऑल क्या निकल के आएगा, 100 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 50 निकल के आएगा। देख रहे हो कितना आसान सवाल है, तो इसमें घबराना नहीं है। और दूसरा एक सवाल ये भी बन सकता था कि इस नंबर का, सपोज ये 100 से डिवाइड करने के लिए नहीं देता, ये सीधा दे देता ना, इस नंबर का लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होंगे, इसके लास्ट के 2 डिजिट्स से होंगे, तो भी आपको ऐसे में मैंने बताया था यूनिट डिजिट के लिए पूछता है तो 10 से डिवाइड कर लो। 2 डिजिट्स पूछता है तो 100 से डिवाइड कर दो। 3 डिजिट्स पूछता है तो 1000 से डिवाइड कर दो। जो निकल के आता है वो जवाब होता है। तो लास्ट के 2 डिजिट्स भी 50 ही होंगे। ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन में अगर ये क्वेश्चन चेंज होता, थोड़ा सा ऐसे पूछ देता कि ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है लास्ट के 2 डिजिट्स, तो 100 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो उसका जवाब होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 1000 इज डिवाइडेड बाई 7? ये एक सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अभी आप लोग को देखो आदत भी पड़ रही होगी। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणे 1000 अपॉन 7, क्योंकि मेरा टारगेट था मुझे कुछ इसको इस तरीके के फॉर्म में बनाना था कि जो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो इस तरह से निकल के आ जाए कि मेरा बेस जो है ना, मतलब जो 7 के साथ उसका डिफरेंस वो +-1 रहे, या फिर उसके मल्टीपल से +-1 रहे। तो ऐसे में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2000 है, तो मेरे को पता है 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब 8/7 ऐसे में रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो मेरे को इसको 8 वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2000 को इक्वल टू 3 इंटू 3 6 जा 18 20, 3 6 जा 18 20, 3 6 जा 18 2। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 क्यूब इंटू 666 +2 अपॉन 7, ये लिख सकता हूं सिंपल अपनी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। इसको मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब 666 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 7। अब इसको मैं लिख सकता हूं 8 666 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन 7, और इस पर मैं रिमाइंडर निकालूंगा। तो मुझे ये पता है कि ये देता है 1 और ये देता है 4, तो रिमाइंडर निकल के आएगा सीधे 4। और 4 दिया है, हाँ जी दिया है। वेरी इजी क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो सीधा सा मतलब है आपने क्लासेस ठीक से देखी नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, इफ 3 की पावर 2019, अगर 3 की पावर 2019 है
ये डिवाइड होता है 10 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 3 3 जा 9, मुझे कोई चीज समझ में आई, 3 3 जा 9 होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 3 स्क्वायर इंटू, अब देखो 2019, 2 10 जा 2 1 जा 2 कटा 0, यहाँ पे 0 आ गया और 0 और 19 2 1 0 0 9 और ये आ जाएगा रिमाइंडर 1। ठीक है, 1009। देखो मैं कई सारे स्टेप इसमें खा गया हूँ क्योंकि मेंटल कैलकुलेशन की है मैंने, अपॉन 10। इसमें कोई समस्या, ये आ जाएगा 2018 प्लस 1। ठीक है, इसमें कोई समस्या है नहीं। इसका मतलब ये आ जाएगा 9 की पावर 1009 प्लस नहीं, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 1 अपॉन 10। अब इससे जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि रिमाइंडर आएगा -1, और यहाँ पे कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आएगा +3। अब -1 की पावर ऑड नंबर, तो -1 की पावर ऑड इज ऑड, दैट इज -1, तो -1 इंटू 3 ये मेरा रिमाइंडर आएगा, दैट इज -3। लेकिन रिमाइंडर मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में तो लिखेंगे नहीं, तो इसमें मैं डिवाइजर ऐड कर दूंगा। डिवाइजर क्या था? 10, तो मेरा उत्तर निकल के आएगा 7। 7 दिया है? हाँ जी दिया है सर, 7 इज द आंसर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जब आप करते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने आसान है यार ये सवाल, कितने सस्ते मस्ते सवाल हैं जो हमें तंग कर रहे थे। अगला, इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाई x, कितनी वैल्यूज x की पॉसिबल हैं? मतलब 7x प्लस 96 इट इज डिविजिबल बाई x, मतलब रिमाइंडर 0 दे रहा था। इसका मतलब ये था कि 7x बाई एक्स प्लस 96 बाई एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं। यहां पे तो ये पार्ट कट गया, इसका मतलब जो भी नंबर x होगा, ठीक है, ये 96 का फैक्टर होगा, तभी तो पॉसिबिलिटी है। तो 96 के जितने फैक्टर्स होंगे वही इसका उत्तर होगा, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स होंगे वो 96 को काटाकुटी कर देंगे, राइट? क्योंकि आपको पता है एक नंबर को उसको जो भी फैक्टर्स होते हैं वो रिमाइंडर उसके लिए 0 देते हैं। तो 96 को चलो मैं लिखता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं? 16 6 जा 96, अब 2 इंटू 2 ले लिया, तो मैं 32 इंटू 3 लिख सकता हूं। 96 को मैं लिख सकता हूं 32 इंटू 3, क्योंकि मेरा टारगेट था प्राइम फैक्टर में बांटने का। 2 की पावर 5 लिख दिया, इंटू 3 की पावर 1 लिख दिया। और आप याद करना, अगर किसी को मैंने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है किसी नंबर को, तो मेरे को जब नंबर ऑफ फैक्टर्स उसके निकालने होते थे तो मैं वो पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करूंगा, मैं उसके पावर्स लूंगा, +1 करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, पावर लूंगा, +1 करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये सीधे निकल के आएगा 12। यही इसका जवाब है। बहुत आसान था ये सवाल, बहुत सारे बच्चों की हालत खराब हो गई थी। लेकिन मैं सही बताऊं ना दोस्तों, अगर यार मैथ्स इजी अच्छे से पढ़ोगे ना, और एक सही, अब देखो ऐसे बोलूंगा तो बोलोगे अपनी तारीफ कर रहे हैं, बट अब एक सही टीचर से पढ़ोगे, एक सही जगह से पढ़ोगे, तो आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, सीधा सा है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर आप थोड़ा सा भी ना हल्का सा दिमाग लगाते, इन चीज़ों को जानते थे, तो ईजी वे में आप इन क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, अ नंबर n इज फॉर्म्ड, एक नंबर n फॉर्म होता है बाय राइटिंग 9, कितनी बार लिखेंगे 9 को? 99 टाइम्स। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 13? 9 को जब हम 99 टाइम्स मिलेंगे तो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर क्या होगा? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोई एक प्राइम नंबर है, अगर p इज ग्रेटर देन 5 भी दिया हुआ है साथ ही साथ, और अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर है p इज ग्रेटर देन 5, तो इन दैट केस p-1 टाइम्स कोई भी नंबर लिखेंगे, p-1 टाइम कोई भी नंबर लिखेंगे, इट विल बी डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो यानी कि 9 को हम बजाय जब 12 बार लिखेंगे तो ये नंबर 13 से जरूर डिविजिबल होगा, यानी कि 9999999999। अगर ये भूल गए हो तो आप इसको देख लेना। मतलब अगर अगर ये एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, और उसे आप p-1 टाइम्स लिख दोगे,
कोई भी नंबर लोगे अगर रिपीटिशन है तो वो नंबर डिवाइड जरूर होगा। यानी कि 9 जब ये 12 बार लिखोगे, क्योंकि 13 यहां पे वो है फैक्टर है आपका, तो 12 बार लिखोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आप इसे जब 24 बार लिखोगे तब डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जब आप इसे 36 बार लिखोगे तब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर बार 12 वाले सेट पे ये डिवाइड होता चला जाएगा और हम इधर से ही तो चलते हैं। तो यानी कि जब आप 96 टाइम्स लिखोगे, 96 टाइम्स तक जब वो लिख रहे होगे, 96 टाइम्स, जब आप 96 टाइम्स लिख रहे होगे तब तक ये डिवाइड होता चला जाएगा। तो बचेगा क्या? 999 बचेगा। इसको 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। 13, क्योंकि पिछले वाले सारे कट जाएंगे। 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 89, 13 6 जा 78, रिमाइंडर आया 11। 11 दिया है? हाँ जी सर 11 दिया है। आसान है, सिंपल रूल्स का अगर हमने रूल्स को फॉलो किया है तो इजी वे में ये चीज़ आप कर लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या हो रही है तो आप पिछली क्लास जो मैंने इससे जस्ट पिछली क्लास की थी उसको जरूर देख लेना, इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस्ड हैं। अब बोलो सी सेट टफ है। अरे भैया टफ नहीं है, तुमने अपना मेंटल लेवल ऐसा बना रखा है, या तो तुमने कभी सी सेट पे ध्यान दिया नहीं, तो क्या मैथ्स ईजी है यार अगर तुम उस पर ध्यान दोगे। ठीक है, सी सेट टफ नहीं है, और ये तो मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों को नहीं भी जानते तो भी क्वालिफाई कर सकते थे, बट अगर जानते हो ना तो आपको सिलेक्शन तो कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। आ जाओ। ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1। एक 9 डिजिट नंबर है जिसका हर एक डिजिट 1 है, मतलब ये डिजिट ये है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1। ये मल्टीप्लाई किया गया खुद से 1 1 1 1 1 1 1 1 1। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ, उन डिजिट्स का सम क्या होगा? व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ रिजल्टिंग नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत आसान है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। या तो देखो अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो सीधे मल्टीप्लाई करना शुरू करो, एक तो तरीका ये है। बाकी एक आपको चीज़ मैं बताऊं, एक प्रॉपर्टी होती है जब नंबर होता है आपका 1 और इसका स्क्वायर करते तो 1 निकल के आता है, 11 का स्क्वायर करते हैं तो वो 1 to 1 निकल के आता है, 111 का स्क्वायर करते हैं तो ये निकल के आता है 1 2 3 2 1। मतलब जितने डिजिट्स हैं वहां तक आप बढ़ेंगे 1 2 3 और फिर बैक मार देंगे। 4 बार का निकल होता है 1 1 1 1 की पावर स्क्वायर, तो ये निकल के आता है 1 2 3 4 3 2 1। मतलब 1 2 3 4 3 2 1, 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स तक लिखेंगे। अगर ये 5 डिजिट तक होता है 1 1 1 1 1 स्क्वायर, तो ये आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो इसी तरीके से अगर आप इसका करेंगे और अगर आपको ये नहीं भी याद होगा तो देखो टाइम था, आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 मिनट लगेंगे निकल के आ जाएगा, क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन तो है ही नहीं। नंबर ऑफ डिजिट्स भले ज़्यादा हैं लेकिन सिंपल है। आप इसका वो जब करेंगे तो आप पाएंगे कि ये निकल के आएगा। 9 डिजिट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स तक आ गए। उसके बाद बैक चलो 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इनका सम पूछा है तो सम क्या होगा? 1 + 2, ये पूरा ऐड कर लो निकल के आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए, अब मेरे को दिख रहा है कि भैया 9 है तो मैं कितने पेयर ऑफ 9 बनेंगे? पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 के 9 पेयर्स बनेंगे, तो 9 9 जा 81। तो इस तरह से भी कर सकते हो। नहीं समझ आया तो एडिशन ही मार दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आसान सवाल है, टफ नहीं था, कर सकते थे। अब आते हैं अगला सवाल। ये भी देखो सी सेट। अभी देखो मैंने आपसे क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला? पॉसिबल है करना। ये सारे मैंने आपसे सी सेट 2023 के सवाल किए थे। ये देखिए, ये सी सेट 2023, ये सी सेट 2023, ये सी सेट 2023। अब इस पे आते हैं। अगले सारे सवाल सी सेट 2023 के हैं, क्योंकि वो टफ बोलते हो ना। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि टफ क्यों नहीं है। फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म दिस इज डिविजिबल बाई। तो देखो यार सीधा सा है कि कोई भी चॉइस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड के लिए जो 6 डिजिट नंबर है
एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स के लिए क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस ये समझ में आ रहा है ना, उसकी वैल्यू पुट करते जाना जो आपको अभी दिखाया था, प्लस फिर एक्स आ गया तो मेरे को ऐड ही करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फिर 100x लिख दूंगा, प्लस वाई 10y प्लस जेड, इंटू 1 भी कर सकते हो, बोल सकते हो। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये क्या निकल के आएगा, 1001 प्लस 1001 प्लस 1001 तो इसका सीधा सा मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1001 100x प्लस 10y प्लस जेड। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये किसी भी चॉइस ऑफ वैल्यूज के लिए एक्स वाई जेड के लिए द नंबर ऑफ द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म दिस इज डिविजिबल बाई। इसका मतलब सीधी सी बात है, मैं देखता हूँ इसके फैक्टर्स करने की कोशिश करता हूँ, और चूंकि 7, 11 और 13 के लिए पूछा है तो लॉ में कुछ और ऐसा मत करना कि भाई वे कोई सीख रहे तो चेक करना है ना, तो इसको देख लो कि भाई वो काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो 7 1001 7 1 जा 7 3 3 7 4 जा 28 21 7 3 जा 21, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है 11 से डिविजिबल है, 11 इंटू 13 ये होगा, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13, तो मतलब 7 भी मौजूद है, 11 भी मौजूद है, 13 भी मौजूद है, सीधा सीधा सा हो जाएगा। ये है आसान है, सिंपल नंबर सिस्टम के बेसिक का सवाल है, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 की पावर 192 इज डिविजिबल बाई 6। बहुत आसान, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 191 अपॉन 3, कैंसिलेशन अभी कैंसिल क्या किया मैंने, 2 कैंसिल किया, ये याद रखना हमेशा, जब भी कैंसिल करोगे उसको अलग से लिख लेना, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। ये पावर, ये इससे डिवाइड करोगे तो पावर आएगा, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो -1 में ले लोगे, -1 की पावर नेगेटिव दैट इज -1। अब मेरे को रिमाइंडर पॉजिटिव में लिखना है, +3 कर दूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 2, लेकिन मेरे को एक बात पता थी कि मैंने तो 2 निकाला था, तो 2 इंटू 2 कर दूंगा इक्वल टू 4, सीधा सीधा उत्तर दिया हुआ है 4, ठीक, सिंपल सवाल था। तो ये था कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिवन अ रिमाइंडर ऑफ 31 when 1186 is divided by these natural numbers। तो यार देखो सीधा सा मतलब ये है कि ये जो कितने नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो 31 रिमाइंडर देते हैं जब उन नंबर से इसको डिवाइड कर दिया जाए। तो एक चीज तो यहां से मेरे को समझ में आ गई, इसका मतलब मेरा जो डिवाइजर होगा वो 31 से बड़ा होगा, तभी तो रिमाइंडर 31 देगा, नहीं तो 31 से अगर बड़ा नहीं होगा, अगर 31 से बड़ा नहीं होगा तो कैसे काम बन पाएगा, ठीक है। तो मैं काम इसको ये कर लेता हूँ, इसका मतलब वो जो नंबर है 1186, इसमें मैं पहले तो 31 माइनस कर देता हूँ, तो मेरे को एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि उन नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें +31 किए थे तो रिमाइंडर आने लगता था। अब 1155 को मैं देखता हूँ उसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को दिख रहा है कि सीधा सीधा दिख रहा है 1155 एटलीस्ट 3 से तो डिविजिबल है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 3 जा 9 1155, ठीक है, 25 3 8 जा 24 15 3 5 जा, ठीक। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 से डिवाइड करूँ जरा, क्योंकि ये 3 से नहीं हो रहा, 5 7 जा 35 5 7 जा 35, और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 11, तो बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 गुणे 5 इंटू 7 इंटू 11। अब मेरे से अगर इसका फैक्टर पूछता है तो मेरे इसके क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, तो सीधा सा दिख रहा है मुझे साफ साफ भाई, इसका 1 भी फैक्टर है, 3 है, 5 है, 7 है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है,
उसके बाद है 3 इंटू 5, ये भी इसका फैक्टर बन सकता है। 3 इंटू 7, ये भी इसका फैक्टर, दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। 3 इंटू 7, 3 इंटू 11, ये बन सकता है। 5 इंटू 7, 5 इंटू 11 और 7 इंटू 11, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। उसके अलावा अगर मैं 3 नंबर का कॉम्बिनेशन लूँगा तो 3 इंटू 5 इंटू 7, या फिर मैं ले सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है, या मैं ले सकता हूँ 3 इंटू 7 इंटू 11, या मैं ले सकता हूँ 5 इंटू 7 इंटू 11, यही पॉसिबिलिटी बन रही है। और फाइनली अगर मैं सबको एक साथ ले लूँ तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, बस यही बनेगा, ठीक है। अब इसमें से वो फैक्टर्स जो 31 से बड़े हैं, तो ये तो बड़े हैं नहीं, इसको ऐसे ही काट दो। 3 5 या 15 नहीं बड़ा है, काट दो। 7 3 या 21 छोटा है, काट दो। 11 3 या 33 पॉसिबिलिटी है। 7 5 या 35 बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये सारे फैक्टर्स मुझे दिख रहा है कि 31 से बड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सीधा सीधा सा इसलिए इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा सा कुछ देखो, कुछ बेसिक्स का दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा बेसिक्स का दिमाग लगाना है और थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लगानी है, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते हैं, हम पहले ही देख के अपने हाथ पर खड़े कर देते हैं कि भैया हमसे ना हो पाएगा। तो क्वेश्चन भी बोलता है बेटा तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन अगर तुमने मान लिया कि तुम कर सकते हो, तुमने अपने पर विश्वास कर लिया कि यार ये क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं है जितना दिख रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को मैक्सिमम चांसेस होंगे कर लेंगे। क्योंकि देखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जितना तुम अपने ऊपर विश्वास करोगे उतना भी मैथमेटिक्स भी तुम्हारे पर विश्वास करेगा। अगला सवाल, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 दिस इज डिवाइडेड बाई 100? रिमाइंडर क्या आएगा जब ये 100 से डिवाइड हो रहा होगा? बहुत आसान सवाल, इस टाइप के कई क्वेश्चंस करा चुका हूँ, फिर भी आओ देख लेते हैं। 89 इंटू 91, अब इसको देख के बहुत सारे बच्चों की हालत ख़राब हो गई थी। अब देखो कितना आसान सवाल है, अभी कराया भी था सिमिलर सवाल। 100, अब देखो 5 20 जा 5 यहाँ से कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है। इसके बाद 5 4 जा, अब देख लेना, लिखते चलना। 5 एक बार काट लिया, 5 4 जा और 5 हम यहाँ से काट रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। लेकिन मेरे को दिख रहा है कि यार ये 4 तो 96 का सीधे फैक्टर पूरा काट देगा, तो मतलब ये तो पूरा ही कट जा रहा है। जब पूरा ही कट जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? सीधा सीधा निकल के 0 आ जाएगा, क्योंकि उसका फैक्टर ही है, 0 निकल के आ जाएगा। इसमें तो कोई कैलकुलेशन करनी नहीं थी, ये यूपीएससी आपके साथ खेल रहा था, आप खेलने दे रहे थे, ठीक है। बट ये लिखते चलना, कई बार क्या होता है ना कि बाई चांस अगर ऐसा कोई नंबर निकल गया था जो नहीं कट रहा था, तो आपके रिमाइंडर में आसानी हो जाती है निकालने में। बट अगर कट जा रहा है तो बोलो भैया जय श्री राम, रिमाइंडर 0। अब ये देखो, ये यार ये क्वेश्चन है, आई बिलीव ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, ओके ठीक है। इफ टुडे इज संडे, अगर आज संडे है तो विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 10 की अच्छा ये यार थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन एक्चुअली 10 टू द पावर 10th डे पूछा था। 10th डे कौन सा दिन होगा? तो देखो आपको ये बात पता है कि अगर आज संडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये जो संडे है ये 8वें दिन फिर रिपीट हो जाता है। बेसिकली 7वें दिन होता है, 1 2 3 4 5 6 फ्राइडे सैटरडे, अच्छा ये फिर संडे यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इसकी साइकिल है जो रिपीट होती रहती है। तो मेरे को ये देखना है बेसिकली, ठीक है, कि 10 की पावर 10th डे पे क्या होगा। तो हर 7 दिन के बाद रिपीट हो रहा है चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं, तो मेरे पास अगर मैं रिमाइंडर निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि जो भी रिमाइंडर होगा उसके चलते जो एक्स्ट्रा डेज होंगे उसके चलते आंसर निकल जाएगा। तो 10 की पावर 10/7 है, अगर इसका रिमाइंडर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 10/7। 10 में से 7 वो करोगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा, पता ही है आपको, ठीक है। अब ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहा हूँ मैं, जो मैंने आपको सिखा रखा है। अब ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है मुझे, और मुझे ये भी पता है 7 4 जा 28 होता है। तो 3 क्यूब इंटू 3 + 1
अपॉन 7, तो ये हो गया 3 क्यूब इंटू 3 1 अपॉन 7, ये कितना निकल के आएगा 27 अपॉन 7। अब ये 7 फोल जा 28, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का क्यूब इंटू 3 है, तो ये रिमाइंडर निकल के आएगा -1, ठीक है, -1 इंटू 3 वो निकल के हो जाएगा -3। अब मेरे को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि रिमाइंडर मैं नेगेटिव में तो देता नहीं हूं, तो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा -3 + 7 = 4। तो मेरे पास 4 डेज एज रिमाइंडर निकल के आया। तो अगर आज मेरा संडे है तो चौथा दिन क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इसका जवाब निकल के आएगा। तो बहुत आसान था, आपने पाया कि देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आप कर पाए, बहुत आसान है, बट आपको ज़रूरत है इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ के करेंगे तो आप पाएंगे कि चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है। कहीं पे डिविजिबिलिटी रूल यूज हो रहा है, कहीं पे कोई रूल यूज हो रहा है, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ये क्वेश्चंस आपको तंग नहीं करने चाहिए। अगर आपको बाकी ये वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो यार लाइक जरूर करना, आपके लाइक से बहुत फर्क पड़ता है, दिल को सुकून मिलता है कि यार आपने कम से कम आपने चीज़ों को पसंद तो किया। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना, और टेलीग्राम पे हमारा फ्री मैराथन भी चल रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश। अगर आपको PYQs परचेज करने हैं तो आप नीलेश AIF 442 से परचेज कर सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर के PYQs अरेंज कर रखे हैं, बहुत ही अच्छा है। आपको सैंपल देखना है तो आप पॉलिटी का PYQ डाउनलोड करके देखिए, आपने ऐसे PYQ अभी तक देखे नहीं होंगे। और उसके बाद CSET के लिए अगर आपको टेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे पेड टेस्ट चलते हैं, तो जो ये वीडियो चल रही है, वीडियो सीरीज है, इसके साथ ये सिंक हैं, बहुत ही कम फीस रखी गई है। पहले ये फ्री था, अभी पेड इसलिए है क्योंकि यार देखो सॉफ्टवेयर का भी खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो हमने ऑलरेडी हज़ारों बच्चों को दे रखा है फ्री में रजिस्ट्रेशन, अब ये पेड है। अगर आपका मन करे तो आप ले सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताना कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी आपसे बूस्टअप मिलता रहे। दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह, थैंक यू वेरी मच।